morning everyone. Today is part 5 of chapter electricity. आज विद्युत चैप्टर का पार्ट 5 हम पढ़ेंगे। पिछले टर्न पे हमने देखा था कि रेजिस्टेंस को दो तरीके से हम किसी भी सर्किट में लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ टू टाइप, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंसेस का सर्किट में अरेंजमेंट बनाया था और उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया था और हमने देखा था उसकी वैल्यू आई थी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। Now today in today's video we will see if three resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel. Parallel means face to face. समांतर क्रम में जुड़े हों पॉइंट A और B के बीच में R1, R2, R3 तीनों समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एक सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर V वोल्ट है वो इस सर्किट में लगी है। मान लीजिए I करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही है। अब जब ये I करंट यहाँ पर रीच करेगी तो यहाँ पर ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3। तो यही I करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस के थ्रू आएगी और यहाँ पर फिर आकर मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो I1, I2, I3 ही यहाँ पर टोटल I आ जाएगी, फिर से इसमें आएगी और फिर से अगेन ये ब्रेक हो जाएगी तीन कंपोनेंट में। और हमने इससे पहले ये डिस्कस भी किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिफरेंट होती है। सो यू कैन सी इजीली दैट करंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, मींस करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, बट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस या विभव और विभवांतर तीनों के अक्रॉस V ही होगा। ठीक है, करंट I1, I2, I3 हो जाएगी लेकिन पोटेंशियल V ही होगा। अब अगर मान लीजिए इन तीनों की जगह एक टोटल रेजिस्टेंस हम सर्किट में लगाएं, इन तीनों की जगह एक टोटल रेजिस्टेंस हम सर्किट में लगाएं तो हमारा सर्किट कैसे बनेगा? तो हमारा सर्किट बन जाएगा ऐसे, R इन तीनों का टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या तुल्य प्रतिरोध है, सेल वही है यानी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है और करंट I ही है सर्किट में। तो अब अगर हम ओम्स लॉ लगाएं दोनों सर्किट में तो सबसे पहले हम अगर इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाएं तो आ जाएगा हमारा अप्लाइंग ओम्स लॉ, वी हैव V इज इक्वल टू I R और I इज इक्वल टू V अपॉन R। लेट इट बी इक्वेशन 1 वेयर R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तुल्य प्रतिरोध है सर्किट का। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे इस सर्किट में। तो करंट अक्रॉस R1, अगर हम R1 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएं तो हो जाएगा V इज इक्वल टू I1 R1। तो यहां से हमें I की वैल्यू कितनी मिलेगी? I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। अब हम R2 के अक्रॉस अगर ओम्स लॉ लगाएं तो V इज इक्वल टू I2 R2। तो कितना आ जाएगा? I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। अब अगर हम R3 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएं तो V इज इक्वल टू I3 R3 और यहां से हमें क्या मिलेगा? I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ओके, now current I, this I1, I2, I3 are the sum of the current I. So you can write I is equal to I1 plus I2 plus I3। अब ये जो हमें ये तीनों इक्वेशन मिली है इसको हम मान ले इक्वेशन 2। These are the sets of equation 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 से I1, I2, I3 की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन
R3। ठीक है, अब V हम क्या करें, कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और V दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से V हो जाएगा आपका कैंसिल। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, and this is the formula of equivalent resistance of a circuit when three resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel combination। तो हमने देखा हमें क्या फॉर्मूला मिला, हमें फॉर्मूला मिला 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 means total resistance of three resistances that are connected in parallel combination is the reciprocal of their sum। Okay, so now we will compare between series and parallel combination। तो हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमारे रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्टेड हैं, देखिए R1, R2, R3 एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिल रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्टेड हैं फेस टू फेस, आमने सामने, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और किसी भी चीज को अगर आप अपॉन में करके लिखते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू कम आती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का होता है वो किसी भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम होता है, जबकि सीरीज में किसी भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। तो हमने देखा कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, करंट का अपोजिशन बढ़ गया, यानी करंट को ज्यादा वो रोक रहा है तो करंट कम हो गई। रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब अपोजिशन कम हो गया, विरोध कम हो गया, यानी कि करंट बढ़ गई। तो जब रेजिस्टेंस घट रहा है तो सर्किट में करंट बढ़ रही है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यानी सर्किट में करंट कम हो रही है। ये दो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, प्लस ये दोनों फॉर्मूले इनको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में अंतर। लास्ट टाइम पे हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। कुछ एक टर्म्स, कुछ चीजें रह गई थी जो इम्पोर्टेंट है और जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पर रो क्या था, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, R इज रेजिस्टेंस प्रतिरोध, L इज लेंथ ऑफ द वायर एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी कि ये आपका वायर है तो वायर की ये लेंथ है और ये वायर का एरिया है। ओके, तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी मींस मटेरियल ऑफ द वायर, यानी कि रेजिस्टिविटी का क्या मतलब हुआ, वायर किस चीज का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, कॉपर का बना है, सिल्वर का बना है, आयरन का बना है, किस मटेरियल का बना है। ठीक है, तो हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ, करंट को रोकने की ताकत। हर एक मटेरियल की, हर एक मेटल की अलग अलग होती है। हमने पढ़ा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, रेजिस्टेंस भी कम होता है, लेकिन मेटल्स के अंदर भी किसी मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और किसी मेटल की ज्यादा होती है। सबसे कम किसकी होती है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया था सिल्वर की, इसलिए सिल्वर इज द वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद कॉपर की रेजिस्टिविटी उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है और उससे और ज्यादा होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो
हर एक मटेरियल की, कहने का मतलब ये है कि हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग है, यानी उसकी करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अलग अलग है। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी अलग है यानी करंट की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल, कि किस मटेरियल का वो वायर बना है, उस वायर की लेंथ कितनी है और उस वायर का एरिया कितना है। लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, एरिया अगर लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। In spite of that, resistance and resistivity both depends on temperature also. रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अगर आप एल्यूमिनियम का वायर लें, दो एल्यूमिनियम के वायर लें, दोनों की लेंथ अलग अलग हो, एरिया अलग अलग हो, तो भी दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। अगर आपने कॉपर का वायर लिया, दोनों की लेंथ डिफरेंट हो, एरिया डिफरेंट हो, लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द wire or area of the wire. It is the property of material of a wire. It is a materialistic property. ये पदार्थ का गुण है कि वो किस चीज का बना है, वो एल्यूमिनियम का बना है, कॉपर का बना है, आयरन का बना है, सिल्वर का बना है, टिन का बना है, कि वो किस चीज का बना है, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये डिपेंड नहीं करती है उस वायर की लंबाई या उस वायर की चौड़ाई पे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल या पदार्थ पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी और एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब हम यहां से अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लें, L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें और R इज इक्वल टू 1 ओम ले लें, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नो टेक ओनली दिस, तो रो इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1 मीन्स रो इज इक्वल टू R। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे दैट resistivity of a wire is equal to the resistance of a wire if its length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि डिफाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल और डिफाइंड प्रतिरोधकता, किसी धातु की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? आप कहेंगे किसी भी धातु की प्रतिरोधकता उस धातु के प्रतिरोध के बराबर होती है यदि उस धातु के तार की लंबाई 1 मीटर व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। और यू कैन से द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इफ लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। सो in this way you will define the resistivity of a metal। अब हम अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट यहां से निकालें तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपकी क्या आएगी, ओम मीटर। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा था डिफरेंसेस, तो हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम कहें दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द रेजिस्टिविटी, तो फर्स्टली रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर, मटीरियल ऑफ द वायर एंड टेम्परेचर। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द वायर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर
It does not depend on length and area. It depends on only temperature and material, कि किस material का वो wire है. So it depends only on temperature and material. Does not depend on length and area. It depends on all length, area, material and temperature. The unit of resistance is ohm, while unit of resistivity is ohm meter. Okay. These are the differences between resistance and resistivity. Next topic आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपने देखा होगा यू आर यूजिंग मेनी अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन योर होम विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स दे कैरी करंट. सो व्हेन दे आर रनिंग for a period of time, if you touch the surface, it is hot, गर्म होती है. आप फ्रिज को छुइए, फ्रिज गर्म होता है. आप ने बहुत देर तक आपने जो है टीवी चलाया है, तो आप टीवी को छुएंगे, वो गर्म होगा. वॉशिंग मशीन, आपका हीटर, आपका जो आयरन होता है, उसका तो काम ही होता है गर्म होना, लेकिन फ्रिज का काम गर्म होना नहीं होता है. आप उसे कूल करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं. आप टीवी से चीजों को देखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट होने के लिए आप उससे यूज करते हैं. लेकिन इन सब चीजों को जब आप छूते हैं या आप अपनी कार चलाते हैं या बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, उसको आप टच करें तो उसकी सरफेस क्या होती है? गर्म होती है. ये गर्म क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी और करंट passes through any wire, the wire gets heated. The wire gets heated. This is called heating effect of electric current. यानी जब कोई विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो वो तार गर्म हो जाता है. ठीक है, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है. देखिए, हमने डिस्कस किया था कि ये वायर है किसी मेटल का, समझिए कॉपर का. इसमें कॉपर के एटम्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अब इस वायर को जब हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया. निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करने लगे. While moving towards this end, electron collides with another free electron and another atom. During these collisions, the energy of electron, the speed of electron is reduced. And when speed of electron is reduced, we said that these collisions has resistance of the wire, and due to this resistance, current decreases. बट ड्यू टू दिस कोलिजन, वो दूसरे एटम्स के साथ में कोलाइड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसमें ट्रांसफर कर रहा है. तो उस दूसरे एटम्स में जो आयंस प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं? उस एनर्जी को ले रहे हैं, जिसकी वजह से आयंस अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने लगते हैं. यानी जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर इस एटम से टकराया, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराया, तो सबने क्या किया? अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर करी उस एटम में, और उस एटम के जो आयंस थे वो क्या हुए? वो उन्होंने एनर्जी को लिया, तो वो क्योंकि अपनी ऑर्बिट को छोड़ नहीं सकते हैं, इतनी एनर्जी उनको नहीं मिली कि वो ऑर्बिट को छोड़ दे, लेकिन इतनी एनर्जी मिल गई कि वो थोड़े से मोशन में आ गए, तो वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने लगे. उनके वाइब्रेट करने से, यानी सारे एटम, सारे आयंस के वाइब्रेट करने से क्या हुआ? ये तार गर्म हो गया. ठीक है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब कितनी हीट ट्रांसफर होती है, कितनी एनर्जी मिलती है और कितने फॉर्मूले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दैट whenever current is passing through any wire, the wire gets heated. This is called heating effect of electric current. और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है. नेक्स्ट टाइम पे इसके बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे. That is all for today. Have a nice day everyone.